नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के इस चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 6 लेके आ गया हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है, यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है। देखिए दोस्तों, अगर डैश गुणसूत्रों की अगर मैं बात करता हूँ गुणसूत्रों की, तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल और मेल। फीमेल और मेल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें टोटल जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो 46 दोनों में होता है। देखिए दोस्तों, अगर इन 46 में से अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम मिलते हैं, याद रखना मेल और फीमेल के अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम्स का मिलान होता है तो जन्म होता है किसका? लड़की का। ये याद रखना है। लेकिन अगर कल के लिए आएगा लड़के का जन्म कब होगा, तो अगर एक्स वाई क्रोमोजोम आपस में मिलेंगे तो जन्म होगा किसका? लड़के का। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है। अगर एक्स वाई मिलेगा तो बेटा होगा, अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो क्या होगी? बेटी होगी। और टोटल जो क्रोमोजोम की संख्या है वो दोनों में 46 होती है, जो कि 23 जोड़ों में होती है। पेयर्स जो होते हैं वो 23 होते हैं, लेकिन इनकी टोटल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। एक्स एक्स मिलेगा तो बेटी होगी, एक्स वाई मिलेगा तो लड़के का जन्म। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया था। देखिए, स्मृति का जो प्रक्रिया मॉडल जो है, ये जो प्रतिपादित किया गया था, ये क्या था? एटिंगसन शिफरिन द्वारा। एटिंगसन शिफरिन ने जो है ये स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल, इसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। इसने 1968 में जो है इस स्मृति के सूचना प्रक्रिया मॉडल को प्रतिपादित किया था। देखिए, ऑप्शन में मैस्लो दिया है, और मैस्लो ने क्या दिया था? तो मैस्लो ने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स जो है वो मैस्लो के द्वारा दिया गया, जिसका मैंने कल आपको इसमें चरण बताए थे। निम्न स्तर, उच्च स्तर, PS²ES, ये मैंने कल ही बताया था इसका फॉर्मूला। तो जिसने पार्ट जो है अभी पिछले वाला नहीं देखा है वो पिछले वाला पार्ट देख ले, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल है, ये एडिंगसन शिफरिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौने न देने का परिणाम होगा। अगर बालक लंबे समय से रो रहा है और उसका पिता जो है उसको फिर भी खिलौना नहीं दे रहा है, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? तो उसका परिणाम होगा विलोपन। याद रखना है, उसका परिणाम क्या होगा दोस्तों? विलोपन हो जाएगा। मान लो कि कोई छोटा सा बच्चा है और वो बार बार रो रहा है, और बार बार रोने पर भी उसके जो पापा है, उसके जो पिताजी है, वो उसको खिलौना नहीं दे रहे हैं, तो उसका जो परिणाम, उसके जो रिजल्ट जो आएंगे वो क्या आएंगे भाई? विलोपन के रूप में सामने। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कि बोल रहा है कि समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहला चरण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा समस्या के प्रति जागरूकता। देखिए, समस्या के प्रति अगर जागरूकता होगी तभी ये जो क्या है, ये समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण हो सकता है। समस्या के प्रति हमें अगर पहले ही जागरूक होंगे, पहले ही अगर जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसके खिलाफ हम अवेयरनेस करेंगे, तो उस समस्या का जो है हल हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? देखिए दोस्तों, पियाजे ने जो है वो बच्चों की बचपन से लेकर स्टेज बताई है, और उसने जो है इसमें विस्तार से बताया है। और तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है आरंभ करता है, तो ये आरंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किस में करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, औपचारिक संक्रामक जो अवस्था है ये 12 साल से ऊपर की होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपने पिछले पार्ट में। बच्चा जो है वो सोचना आरंभ करता है 12 साल की, जब वो किशोर अवस्था में आता है। तो ये किशोर अवस्था से भी संबंधित है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें जो बच्चा है वो क्या है, सोचने लग जाता है भाई। उसकी जो है वो चिंतन करना जो है, तार्किक चिंतन करना जो है वो आरंभ करता है। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे 6 अवस्था में वो किस में होता है? सेंसरी मोटर में होता है, सेंसरी स्टेज में होता है, संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? बोल रहे हैं कि जो सूक्ष्म गति का कौशल जो होता है भाई, जो हमारा फाइन मोटर स्किल जो है वो क्या होती है? तो देखिए, जिसमें बच्चा की क्या है, उसका थोड़ा बहुत जो है उसकी स्किल जो है वो बढ़ रही है, मतलब कि, तो वो हो सकता है किसके द्वारा? राइटिंग के द्वारा जो है उसकी जो स्मॉल मसल्स है उसमें जो है क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट आ रही है। तो सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है वो लिखना इसका राइट आंसर होगा।
विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है। विद्यार्थियों को जो है होमवर्क है वो किस लिए दिया जाता है? होमवर्क इज़ गिव टू सी फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको जो घर के लिए काम दिया जाता है वो किसको देखने के लिए किया जाता है? लेखन कौशल के विकास के लिए नहीं, क्योंकि लेखन कौशल के विकास के लिए नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन है ये लगता है कि इसका यही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो एग्जैक्टली राइट आंसर वो मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थी घर पर अध्ययन कर सके, इसके लिए भी नहीं है इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों के विकास के लिए, विकास तो भाई होगा ही होगा, लेकिन जिसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर वो क्या है? विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा है, इसके लिए दिया जाता है क्या? गृह कार्य। तो विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है कि विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन बोलता है कि मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। मोरॉन्स के अनुसार जो है जो बच्चों की जो मोरॉन्स जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं। तो जो मोरॉन्स बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 52-75। कितनी होती है? 52-75 होती है। इसका मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था IQ का। IQ जो का फार्मूला है MACA गुणा में 100। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा अधिगम गामक अंगों द्वारा होता है? तो कौन सा अधिगम ऐसा है जो गामक अंगों द्वारा होता है? विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गेन्स। तो गामक अंगों के द्वारा जो होता है वो होता है संवेदीय पेशीय अधिगम। तो संवेदीय पेशीय जो अधिगम है ये गामक अंगों द्वारा होता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है? तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो है वो किस प्रकार के जो है ये परीक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा बुद्धि परीक्षण। ये है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, अगर मैं आर्मी अल्फा की बात करता है तो आर्मी अल्फा में आती है बच्चों की राइटिंग वगैरह, क्या आती है? तो बच्चों की जो राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस होती है वो आती है आर्मी अल्फा। अगर मैं बात करता हूँ आर्मी बीटा की, आर्मी बीटा में क्या आता है कि बच्चे के लिए नॉन वर्बल टेस्ट जैसे कि पिक्चरों के माध्यम से दिया जाता है। तो मतलब ये सब जो है वो किस में आएगा? आर्मी बीटा में। और आर्मी अल्फा में क्या आएगा? आर्मी अल्फा में आएगा बच्चे की जो राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह होती है। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो है वो किस प्रकार के परीक्षण है? तो ये बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो मनोवैज्ञानिक जो प्रयोग होते हैं, फिजिकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनका जो एम होता है, उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। देखिए प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है मनोवैज्ञानिक प्रमुख के उद्देश्य से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें जो है जो ये क्वेश्चन पेपर था तो उस बच्चे ने पहले ही आंसर जो है इसमें लगा दिए थे। तो किस आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है? तो जो एरिक्सन की जो अवस्थाएं हैं उनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है? तो एरिक्सन की अवस्थाओं का जो वर्गीकरण है ये सामाजिक संघर्ष के समाधान के लिए किया गया है। देखिए एरिक्सन ने जो है मनोसामाजिकरण का सिद्धांत दिया है। एक इसने थ्योरी दी है एरिक्सन ने जिसका नाम है मनोसामाजिकरण का सिद्धांत। तो सामाजिक संघर्ष का समाधान है, सामाजिक संघर्ष का जो समाधान है इसके लिए जो है वो एरिक्सन ने अपनी अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। देखिए ये वही है जिन्होंने, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अहम के आधार पर संचालित होता है। जो अहम होता है, ईगो ऑपरेट्स ऑन द बेसिस। देखिए ईड, ईगो और सुपर ईगो तीनों ही बातें आपने सुनी होगी, और ये किसके द्वारा बोला गया है? ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए अहम के आधार पर संचालित होता है, अहम के आधार पर जो संचालित होता है ये होता है वास्तविकता नियम। वास्तविकता नियम जो है ये अहम के आधार पर क्या होता है? संचालित होता है। और जिसने करंट अफेयर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो करंट अफेयर की वीडियो भाई देख ले। करंट अफेयर की वीडियो बहुत ही अच्छी मैंने बनाई है, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए थे मैंने, इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट उसमें से हो सकता है। जेबीटी वालों का एग्जाम तो आज हो ही हो रहा है, इसके अलावा अन्य एग्जाम भी आज होने हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन उनको जो है पढ़े हुए आते हैं, क्या लेवल रहता है, मॉडरेट रहता है, या क्योंकि पेपर का लेवल जीके में जो हम कभी भी जो है ये नहीं बोल सकते कि सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन साइकोलॉजी हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में दिख सकते हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नैतिक विकास की डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ मॉरलिटी की, नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था कोलबर्ग ने। किसने दिया था? कोलबर्ग ने। तो नैतिक विकास की अवस्था या नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पारंपरिक। कि अगर नैतिक विकास की अवस्था पारंपरिक अवस्था होगी तो समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ, डैश हमारी कार्यकारी स्मृति संस्थान है। तो डैश हमारी कार्यकारी स्मृति संस्थान है, ये किसने बोला? ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, अहम के आधार पर संचालित होता है वास्तविकता नियम। क्या होता है? वास्तविकता नियम। याद रखना, अहम के आधार पर संचालित होता है वास्तविकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है डैश हमारा कार्यकारी स्मृति। तो अल्पकालीन जो स्मृति है, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है, ये हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है, वर्किंग मेमोरी सिस्टम है। मतलब कि थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन के लिए हम सोचते हैं, ये हमारी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये आपने याद रखना है। विस्मरण एक कारण नहीं है। फॉरगेटिंग इज नॉट ऑन कॉज्ड बाय। तो विस्मरण एक कारण नहीं है। तो विस्मरण जो है एक किसका कारक नहीं है? तो ये वंचितता का कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते, अगला जो क्वेश्चन है, 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण है। 9 वर्ष का एक बालक है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि मापन हेतु उपयुक्त जो परीक्षण होगा वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आएगा WISC। कि WISC का जो पूरा नाम है वो है वेशलर। ये WISC जो है ये वेशलर के द्वारा दिया गया था। वेशलर इंटेलिजेंस, याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है? वेशलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन। इसका पूरा नाम क्या है? वेशलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन इसका पूरा नाम है। उसी तरह TAT के बारे में मैंने आपसे पढ़ाया था। अभी जो वेशलर इंटेलिजेंस जो होता है ना WISC, ये 6 से 11 साल के बच्चों के लिए होता है। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे TAT दिया है, TAT का मतलब होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये मॉर्गन और मोरोन के द्वारा दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है, मॉर्गन और मोरेन के द्वारा। फिर WAIS भी वेशलर का ही है। इसका नाम है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ ऑप्शन में WPPSI भी दिया है। WPPSI का मतलब है वेशलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस। तो ये आपने याद रखना है, वेशलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस जो है इसका जो पूरा नाम है WPSSI का। तो ये वेशलर के द्वारा दिया गया था। TAT जो है वो मोरोन और मॉर्गन के द्वारा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा WISC, जो कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। कि बालक की जो अनुबंधित उद्दीपक है उसके जो समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की जो प्रवृत्ति होती है ये होती है सामान्यकरण। क्या होता है इसका राइट आंसर? सामान्यकरण। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक बुद्धि परीक्षण है। तो जो रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये जो है वो किस प्रकार का जो है एक बुद्धि परीक्षण है? तो ये अवाचिक, नॉन वर्बल। याद रखना कैसा है? नॉन वर्बल जो है रेवन का प्रोग्रेसिव जो मैट्रिक्स है ये जो है एक नॉन वर्बल है, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, ये प्राइमरी जो है इन्वॉल्व होती है। तो जो सृजनात्मकता होती है इसमें मुख्य रूप से जो समाहित है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो ये आएगा बहुविध चिंतन। क्या बोलेंगे? बहुविध चिंतन। तो मैंने कल ही बता चुका था, जो क्रिएटिव लोग हैं वो डाइवर्स जो होते हैं, ये अवसारी भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो ये भी आपने याद। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। जो व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे इनका क्या नाम था? अगर मैं बात करता हूँ व्यवहारवाद के प्रवर्तक की, तो व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे इनका नाम था JB वॉटसन। और प्याजे भी यहाँ पे दिया है। प्याजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तित्व समायोजन के लिए डैश उत्तरदायी है। जो व्यक्तित्व का जो समायोजन होता है उसके लिए जो डैश उत्तरदायी है, तो इसके लिए जो है अहम क्या है? अहम जो इसका क्या आएगा? राइट आंसर। तो व्यक्तित्व समायोजन के लिए अहम उत्तरदायी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्यक्तित्व। अब क्वेश्चन जो है अच्छे आ रहे हैं। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की है? तो समुद्र में तैर रहा एक हिमखंड है और उससे जो है मन की तुलना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की है सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने जो है वो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की तुलना जो है वो मन से की है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? जो मनोविज्ञान की जो पुस्तक है इसके जो रचयिता है इनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है ये मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कहेंगे।
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, यदि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है तो वो क्या कहा जाएगा? अगर एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 है तो वो क्या कहा जाएगा? तो वो जो है प्रतिभाशाली। कैसा कैसा बालक कहा जाएगा? प्रतिभाशाली, ना असाधारण ना उत्कृष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो कैसा कहा जाएगा? प्रतिभाशाली, मतलब कि वो बहुत प्रतिभाशाली है क्योंकि उसका जो आईक्यू है वो 140 के आसपास। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? जो बुद्धि लब्धि है उसकी जो सामान्य सीमा होती है वो क्या होती है? तो बुद्धि लब्धि की जो सामान्य सीमा होती है ये 90 से 110 के बीच में, याद रखना है, 90 से 110 के बीच में होती है बुद्धि की सामान्य सीमा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको जो शिक्षा है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको जो है समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण जो है की जानी चाहिए। क्योंकि जो एक विशिष्ट बालक होता है फिर वो अपने को अलग नहीं मानेगा, वो अपने को समाज का हिस्सा ही मानेगा। अगर उनको भी जो है समाज के साथ क्या मिलेगी, जो समाज के जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ शिक्षा मिलेगी, तो वो भी अपने आप को क्या सोचेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि हम भी जो है वो अब ठीक है और हम भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे स्कूलों में समावेशी शिक्षा का एक जो है वो सब्जेक्ट भी है बीएड में, जब आप कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, किसने कहा था कि इंद्रिया जो है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है? ये कहा गया था किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। तो रूसो के द्वारा ही ये कहा गया था कि इंद्रिया जो है वो ज्ञान का प्रवेश द्वार है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन, पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो पर्यटन और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक ने जो है भाई एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है पर्यटन एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए कल एक क्वेश्चन था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो वो स्किनर ने दिया था। ये मैंने जो है पिन करके डाल दिया है कमेंट में, तो ये आप देख लेना। जो इससे पिछले वाला जो पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्किनर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, सीखने की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये गेस्टाल्ट की थ्योरी मानी जाती है। किसकी थ्योरी मानी जाती है? गेस्टाल्ट की थ्योरी मानी जाती है। तो आज के लिए साइकोलॉजी की एक छोटी सी वीडियो मैं लेके आया था, लेकिन क्योंकि आज मैं जल्दी वीडियो नहीं ला पाया था आपके भी, सुबह सुबह थोड़ा सा जो है वो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, स्वास्थ्य में थोड़ा प्रॉब्लम थी, उस वजह से वीडियो नहीं ला पाया था। और आज वाली वीडियो भी उतनी धमाकेदार मुझे नहीं लग रही कि बनी होगी, लेकिन मैंने अपनी ओर से अपना बेस्ट दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में YA का कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।